ए दोस्त, कैसे हो? खाना क्या? आइए रुक्मणी बड़ी अम्मा और मेरे दरमियान पेश आने वाली दिलचस्प कहानी देखते हैं। कहानी पूरी सुनो, बहुत जबरदस्त होगी। मेरी माँ की बड़ी बहन ही मेरी रुक्मिणी बड़ी अम्मा है। उम्र 48 साल है। दोनों के दरमियान सिर्फ 3 साल का फर्क है। दरमियाना कद और उसी के मुताबिक जिस्म है। बहुत बावकार नजर आती है। हमारी तरह वो भी बड़े कुटाई गांव में ही रहती हैं। घर में रहते हुए वो साड़ी या नाइटी पहनती हैं। बाहर जाती हैं तो साड़ी में ही जाती हैं। साड़ी में बहुत खूबसूरत लगती हैं। प्रेमा ने ज्यादा तालीम हासिल नहीं की, लेकिन वो बहुत मोहब्बत से बात करती है। अब घर में वो अकेली ही रहती हैं। सरेश प्रेमा दुबई में काम करते हैं। वो हर 4 साल में एक बार आते हैं और 2 महीने रहकर वापस चले जाते हैं। अभी 3 महीने पहले ही हमारी प्रेमा पोन्नू देवी आपा की शादी के लिए आई थी और फिर वापस चली गई। प्रेमा के शौहर की उम्र 50 साल है। वो हमेशा काम और पैसे के पीछे रहते हैं और बहुत जिम्मेदार भी हैं। आपा देवी की शादी को अब 3 महीने हो गए हैं। उसका शौहर घर पर ही है। अब प्रेमा अकेली घर में रह रही है, इसलिए उन्होंने अम्मी को फोन करके कहा, अरे शादी के बाद से अब तक कोई भी घर नहीं आया। यहाँ मैं अकेली हूँ। कुछ उदासी और गुस्से के साथ अम्मी से बात की कि यहाँ उनका ख्याल रखना चाहिए, खाना बनाकर देना चाहिए। इसीलिए बहन कहकर बात को घुमा दिया। समझ में आ रहा है ना? छुट्टी में कम से कम 3 दिन रहकर जा सकते हैं। कम से कम कुमार को आने के लिए कह दो। 2 हफ्ते रहकर जाने के लिए कहो। मैंने 1 हफ्ता उसको फोन करने की कोशिश की। वो मसरूफ था, ठीक से बात नहीं की। ठीक है, मैं कुमार को आने के लिए कहूंगा, ऐसा कहकर मुझसे बात की। प्रेमा ने फोन किया तो क्यों नहीं उठाया? बात नहीं की क्या? बहुत नाराज हो रहे हैं। अकेला रहने की बात करके अफसोस कर रही हैं। तुम जाओ और 2 हफ्ते रहकर आओ। हाँ अम्मा, मुझे भी फोन किया था। मैं अभी ठीक से बात नहीं कर सका। काम कुछ ज्यादा है। ठीक है अम्मा, रात को निकलकर मैं 2 हफ्ते रहकर आ जाऊंगा। मेरा नाम कुमार है। उम्र 25 साल है। एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ। माँ को बताकर रात को मैं प्रेमा के घर रवाना हो गया। हमारे गांव से हमारी प्रेमा के गांव का फासला 30 किलोमीटर है। बस मैं गया। बस मैं जाते वक्त प्रेमा ने मुझे फोन किया। कहा कि बाहर मत खाना, घर में ही खाना बनाया है। मैंने कहा ठीक है प्रेमा। रात के 10:20 पर मैंने प्रेमा के घर का दरवाजा खटखटाया। प्रेमा आकर दरवाजा खोली और बोली, कुमार आओ, कैसे हो? जब पूछा कि इतनी देर से क्यों आए हो, मैंने कहा कि मैं घर से ही देर से निकला था। उसने कहा, कुमार इस सोफे पर बैठ जाओ। फिर मेरा हाथ पकड़कर बिठा दिया। हम सोफे पर बैठकर कुछ देर बातें करते रहे। वो मेरे बिल्कुल पास बैठकर मुझसे बातें करती रही और मुझे थपथपाती रही। कुछ देर बाद उसने कहा, अच्छा हाथ धोकर आओ, खाना खाते हुए बात करेंगे। उसने कहा कि वक्त हो गया है, तो मैं जाकर मुंह धोकर खाना खाने चला गया। प्रियम्मा ने मेरे लिए जो खाना बनाया था वो मुझे पेश किया। जब प्रियम्मा झुककर मेरे सामने खाना रख रही थी तो मैंने उस पर खास तवज्जो दी। ये देखकर मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन इससे पहले तक मुझे इसमें कोई गलत नजर नहीं आई थी। खाना खाने के बाद हम कुछ देर बातें करते रहे। रात का 1 बज गया तो प्रियम्मा अपने कमरे से एक बड़ी रजाई ले आई और बिस्तर बिछाकर दोनों के सरों के दरमियान थोड़ा फासला छोड़कर रख दी। प्रियम्मा ने कहा, तुम बाद में टेलीविजन देखकर सोना है तो लाइट बंद करके आ जाना कुमार। और वो लेट गई। जब मैं बैठा हुआ था, मेरे सामने टेलीविजन देखते हुए तकरीबन 45 मिनट गुजर गए। फिर मैंने हकीकतन अपनी नजर थोड़ी नीचे की। ये देखकर मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। ऐसा पहली बार था कि मैंने प्रियम्मा को इस तरह देखा। उसके बाद मैं टेलीविजन नहीं देख सका। मैंने टेलीविजन बंद करके बिस्तर पर चला गया। एक ही कंबल था जिसका सिर्फ सरा ही हटा हुआ था। मैंने कंबल को और करीब करके प्रियम्मा की तरफ देखते हुए लेट गया। प्रियम्मा अच्छी तरह सो रही थीं। उन्हें छूकर देखने का दिल चाह रहा था, लेकिन डर भी लग रहा था।
अगर दरमियान में टांग लग जाए तो? मगर कमरे में अंधेरा था। लग रहा था कि कल साफ साफ देखना पड़ेगा। सुबह तकरीबन 4 बजे का वक्त था। प्रियम्मा उठकर घर के बाहर चली गई। उन्होंने मेरी तरफ सही से ध्यान नहीं दिया। बाहर जाकर वापस आए तो सीधा मुझे ही देखा। मैं हल्की सी आंखें खोले, सोते हुए जैसा, उन्हें ही देखता रहा। वो जहां लेटी थी वहां आकर बैठ गईं और कुछ देर तक मुझे देखती रहीं। फिर उठकर मोटर रूम के पास सीमेंट से बने पानी के टैंक के करीब चली गईं, तो मैं भी पीछे से उठकर गया। प्रियम्मा जज्बाती होकर बर्तन धोने के लिए रखी गई छोटी सी 3 टांगों वाली चौकी पर बैठ गई थी। ये सब मैंने किचन की खिड़की से सुराख से देखा। मुझे भी कुछ अजीब सा महसूस हुआ। जब वो अंदर आए और मेरी तरफ देखे तो मैंने नाइटी बदलकर आके लेट गई और मैंने ऐसे जाहिर किया जैसे मैं सो रही हूँ। कुछ देर में वो सो गई। मुझे नींद नहीं आई, शरारत करने का दिल रहा। फिर भी मैंने डरते डरते नींद में हाथ बढ़ाया। पीरियम्मा मेरी तरफ मुड़कर लेट गई और अगर वो भी मुझ पर हाथ रखकर सो जाए तो कल देखेंगे कि क्या होता है, ये सोचकर मैं सो गई। सुबह 10 बजे उठकर देखा, पीरी अम्मा नहाकर खाना बना रही थी। वो मुझसे पहले उठकर सारा काम खत्म कर चुकी थी। मैं भी उठकर चला गया। उन्होंने कहा, कुमार नहा कर आ जाओ, खाना खा लेते हैं और मुझे चाय भी। मैं नहा कर आया, खाना खाया और हमने टेलीविजन देखा। मुझे सिर्फ रात को जो कुछ हुआ था वही याद आ रहा था। मैं पेरी अम्मा को देखते हुए टेलीविजन देख रहा था। वो मुझे नहीं देख रही थी। दोपहर भी आ गए, हमने खाना खाया। मैंने आपा के बारे में पूछा। उन्होंने बताया तो मैंने पूछा कि पीरी अब्बा कब आएंगे। अभी तो आपा की शादी के लिए आकर गए हैं। कहा कि आने में 6 साल हो जाएंगे। आप अकेले रहते हैं। इसीलिए मैंने पीरी अम्मा के बारे में पूछा। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखकर बालों में हाथ फिरा और कहा कि तुम तो हो ही। फिर मेरे गाल को हल्का सा खींचा। मुझे बहुत खुशी हुई। बात करते वक्त पीरी अब्बा ने फोन किया और पीरी अम्मा से बात की। बात करते हुए जब मैंने देखा तो पीरी अम्मा मुझे इस तरह क्यों देख रही हैं? मुझे लगा शायद पीरी अब्बा हमारे बारे में कुछ कह रहे हैं, इसलिए मैंने अपना फोन रिकॉर्डिंग पे लगा के बाहर चला गया। 20 मिनट बात करने के बाद जब मैं अंदर आया तो आवाज सुनाई दी। फोन में क्या बात की है ये सुनने के लिए मैं कमरे के अंदर चला गया। तभी पता चला कि पीरी अब्बा और पीरी अम्मा बहुत करीब होकर बातें कर रहे थे। तुम शादी के बाद आकर मुझे बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते। मैं क्या करूं? रात को भी सो नहीं पाती। इस तरह बहुत कुछ कहकर उन्हें डांट रही थी। मुझे एक बात समझ में आ गई कि पेरी अम्मा को अब किसी साथी की जरूरत है और मेरी कोशिश शुरू करने के लिए इसी वक्त उसने खुद ही एक मौका दे दिया। पीरी अम्मा ने पीरी अब्बा से फोन पर बात खत्म करने के बाद आकर सोफे पर बैठ गईं। उसका चेहरा कुछ उदास लग रहा था। मैं आहिस्ता से उसके करीब जाकर बैठ गया। क्या बात है पीरी अम्मा? पीरी अब्बा ने कुछ डांटा क्या? क्यों आप कुछ उदास लग रही हैं? मैंने पूछा। उसने गहरा सांस लेकर कहा, वो सब कुछ नहीं है कुमार, वो तो उसी काम में ही उलझे हुए हैं। यहाँ मैं अकेली, खौफ और तन्हाई में रह रही हूँ। उसे ये बात समझ में नहीं आती। देवी भी शादी करके चली गई। ये घर अब बहुत सुनसान लगता है। ये कहकर उसने मेरे हाथ पकड़ लिए। उसने मुझे मजबूती से पकड़ लिया। उसकी आंखें नम थी। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे तसल्ली दी। अभी तो मैं यहाँ हूं ना, परी अम्मा आपको क्या करनी है? मैंने कहा, मैं ख्याल रखूंगी। उसने मेरी तरफ देखा। इस नजर में एक तरह की शुक्रगुजारी और बरसों से तड़पती हुई एक चाहत नजर आई। तुम भी 1 हफ्ते में यहाँ से चली जाओगी? फिर मुझे दोबारा उन्हीं 4 दीवारियों में ही रहना होगा। उसने कहा कि तुमसे बात करते वक्त भी दिल को कुछ हल्का महसूस होता है और फिर मेरे सर के बालों को नरमी से सहलाया। फिर थोड़ी देर बाद कुम्हार के घर का काम करने से मेरी कमर में दर्द महसूस हो रहा है। क्या थोड़ा सा मरहम लगा दोगी? पास ही मैंने गायत्री को कॉल की। कह दो कि वो अपनी माँ के घर गई है। कुमार, जरा नाराज हुए बगैर मरहम लगा दो, उसने कहा। तुम पागल हो बड़ी अम्मा, अगर तुम कहोगी तो क्या मैं नहीं लगाऊंगा? मैंने इसीलिए कहा था।
नहीं यार, उस जगह मरहम लगवाने में कुछ अजीब सा महसूस हुआ, इसीलिए मैंने हल्के से खींच लिया। मैंने मरहम लेकर कहा कि करवट लेकर लेट जाऊं। वो सोचते हुए लेट गई। मरहम लेकर जब मैंने उसकी कमर पर लगाना शुरू किया तो वो हल्का सा कराहा उठी। मैंने कहा थोड़ा सब्र करो और अच्छी तरह मालिश की। कुछ देर तक मैं इसी तरह मरहम लगाता रहा। उस दिन हम सुबह 10 बजे उठे। इस बारे में मैं और बड़ी अम्मा बात करते रहे और वो 2 हफ्ते बहुत मजे से गुजरे। बड़ी अम्मा ने कहा कि कम से कम हफ्ते में एक बार आ जाया करो और मुझे रुखसत कर दिया। रुक्मिनी ने बड़ी अम्मा की कमर के दर्द के लिए मरहम लगाने के बाद उनके लिए सहारा और तसल्ली का बाइस बनी। इस तरह घर में अकेले रहकर जो मुश्किलात वो झेल रही थी, उनकी झिझक और फिर जो एतमाद आया, उसने हमारे रिश्ते को अगले मरहले तक पहुंचा दिया। वो 2 हफ्ते मेरी जिंदगी के नाकाबिले फरामोश दिन बन गए। बड़ी अम्मा को सिर्फ जिस्मानी कुर्बत ही नहीं, बल्कि दिल को सुकून देने वाला एक साथी भी चाहिए था। इन 2 हफ्तों में मैंने भी उनके लिए एक बेटे और अच्छे दोस्त की तरह रहकर हर तरह की मदद की। कभी कभार हम दोनों मिलकर खाना पकाते, पुरानी कहानियां सुनाते और हंसते, जिससे वो घर फिर से जिंदा हो गया था। 2 हफ्तों के इस सफर के इख्तिताम पर जब रुखसत होने का दिन आया तो बड़ी अम्मा की आंखें फिर से नम हो गईं। कुमार, इतने दिनों तक देवी के रहने के बावजूद भी ये घर कभी इतना खुश नहीं रहा था। उन्होंने कहा, तुम्हारा आना मेरे लिए बहुत बड़ा सहारा है। मैंने उनसे कहा, बड़ी अम्मा, मैं जहाँ भी जाऊँ आपकी याद हमेशा मेरे साथ रहेगी। मैंने वादा किया कि मैं जरूर बार बार आऊंगा। उन्होंने मेरे लिए पसंदीदा पकवान बनाकर दिए और जब मुझे बस में बिठाने आए तो मेरा हाथ पकड़कर कहा, हफ्ते में कम से कम एक बार आकर जाया करो कुमार। तुम आओगे तभी उस बड़ी अम्मा को हौसला मिलेगा। उनके कहे हुए वो अल्फाज मेरे दिल में गहराई तक उतर गए। अब मुझे 30 किलोमीटर का सफर कोई ज्यादा दूरी महसूस नहीं होती। जहाँ मोहब्बत और ख्याल हो, वहाँ फासला कभी रुकावट नहीं बनता। ये महसूस करते हुए मैं घर के लिए रवाना हुआ। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी को पढ़ने के बाद आपकी राय जानने का मुझे बेहद इंतजार है। नीचे दिए गए सवालात के जवाबात दें। आपके ख्याल में उन रिश्तों के लिए हमारा वक्त देना कितना अहम है जो तन्हाई में है? क्या कुमार की तरह नौजवानों का आगे बढ़कर बुजुर्गों की तन्हाई दूर करना जरूरी है? इस कहानी में आपका पसंदीदा किरदार कौन सा है?